जी, रिमेनिंग टॉपिक एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ने के बाद नेक्स्ट एंजाइम की खसूसियात। बायोकैटलिस्ट पहली खसूसियात मैंने आपको बता दी कि ये बायोकैटलिस्ट हैं जो कि क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं। नंबर सेकंड, एंजाइम की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एंजाइम जो होते हैं वो मोस्टली आर प्रोटीन इन नेचर। मोस्टली एंजाइम्स मोस्टली enzymes are protein in nature। यानी ये किस चीज से मिलकर बने होंगे, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट, enzymes are specific for specific reaction। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम होगा और उस रिएक्शन को वही एंजाइम करवा सकता है, दूसरा नहीं करवाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बता दूं आपको, मिसाल के तौर पे जैसे मैं कह रहा हूँ ये मार्कर जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है, लिखने के लिए। बस इसका काम क्या होगा, ये लिख ही सकता है। अब इसका दूसरा काम नहीं है, अब इससे मैं मार्कर से चीज़ों को याद नहीं कर सकता, इसका काम लिखना है, तो ये लिखने के लिए स्पेसिफिक हो गया है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी मिसाल यहाँ आपको दे दूँ, जैसे कि मैं लिख लूँ ग्लूकोज और एटीपी, ये दो आप इनको मिला रहे हो, ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक, अब ये किसी एंजाइम की मौजूदगी में हुआ है। यहाँ जो एंजाइम होता है दैट इज हेक्सोकाइनेज, ये एंजाइम है। बस ये एंजाइम जो इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। ग्लूकोज और एटीपी को जब भी मिलाना होगा ये एंजाइम इसको आके मिला देगा और ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। अभी किसी दूसरी रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होगा। सो ये एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन। जैसे कि रिएक्शन मैंने दिखाई हो, ये भी आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह से अगर एंजाइम की मज़ीद हम और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, खसूसियात देखें, तो एंजाइम की क्वांटिटी जो होती है वो स्मॉल, बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है रिएक्शन करवाने के लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो भी आपने रिएक्शन पढ़ा, हेक्सोकाइनेज ने एटीपी और उसके साथ ग्लूकोज को आपस में मिला दिया, तो वहाँ पे इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हेक्सोकाइनेज जो है वो उसको रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवा रहा हो और इसकी बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होगा, नहीं। इसकी अगर स्मॉल अमाउंट भी हो गई तो ये रिएक्शन करवा देता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके पास है, एंजाइम जब रिएक्शन करवा देता है और उसके बाद जो है वो खत्म नहीं होता, वो उसी तरह से मौजूद रहेगा। एंजाइम एंजाइम्स आर नॉट यूटिलाइज्ड during reaction।
ले जाएगा। तो एंजाइम्स आर नॉट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये नेक्स्ट पॉइंट एंजाइम का था। इसी तरह से अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें, ये मिसाल के तौर पर आपके पास ये एंजाइम है, तो आप देखें एंजाइम के ऊपर यहाँ पे कोई खास किस्म की ये जगह बनी हुई है, इसको हम कहते हैं, ये जो बनी हुई जगह इसको हम कहेंगे एक्टिव साइट। क्या कहेंगे? एक्टिव साइट। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम है एक्टिव साइट। अब ये एक्टिव साइट क्या है? ये दरअसल में ये एक डिंपल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? डिंपल। या हम इसे कहते हैं ग्रूव बना हुआ है। इसको क्या कहेंगे? डिंपल या ग्रूव। एक्टिव साइट, डिंपल और ग्रूव ऑन द एंजाइम। इस तरह का समझ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास लोग होते हैं, ताला, ताले के अंदर आप देखें जहाँ की लगती है, चाबी लगती है, तो उस चाबी के लिए जो है वहाँ पे क्या होता है? एक जगह बनी होती है। वो जगह को आप क्या कहते हैं? डिंपल। तो ये बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम के ऊपर ऐसी जगह बनी होगी जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। क्यों बनी होती है? इसके लिए आपको सबसे पहले किस चीज के बारे में बताना चाहिए? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आर रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम के रिएक्टेंट होते हैं। अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि लोग के अंदर की जो है वो उसका रिएक्टेंट है, वो उसमें जाके फिट हो जाएगी। इसी तरह से ये एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एक्टिव साइट है, यहाँ बहुत सारे सबस्ट्रेट है, इस शेप में है, इस शेप में है, ऐसे हैं। तो आप मुझे बताएं कौन सी यहाँ पे आके फिट हो सकता है? ये नहीं फिट हो सकता। इसकी शेप इसकी बिल्कुल इससे डिफरेंट है। तो इसकी शेप और इसकी शेप आपस में मिल रही है। तो यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक एक्टिव साइट है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। तो देखिए ये आके इसमें क्या हो गया? फिट हो गया। तो ये सबस्ट्रेट है। ये क्या है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपके पास क्या है? सबस्ट्रेट्स आर रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम। देखिए एंजाइम का ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये इसके साथ मिल जाएगा। तो आपको ये भी समझ आ गई कि सबस्ट्रेट क्या है, एक्टिव साइट्स क्या हैं। मजीद कुछ और पॉइंट। अब कुछ एंजाइम जो होते हैं वो फंक्शन नहीं कर सकते, फंक्शनल लेस होते हैं। तो उनके साथ मिसाल के तौर पर ये एक एंजाइम था, ये अब ये काम नहीं कर सकता, ये फंक्शनल लेस है। तो फिर इसके साथ इस तरह से मिसाल के तौर पे ये जो है ये आपके पास कोफैक्टर है। क्या है? कोफैक्टर। ये सबस्ट्रेट नहीं है, सबस्ट्रेट जैसा है, ये आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये इससे अटैच हो गया। अब एंजाइम क्या हो जाएगा? फंक्शनल। जो फंक्शनल लेस था, अब वो उसकी फंक्शनल लेस वाली जो खसूसियात अब खत्म होने के बाद कौन सी हो जाएगी? वो फंक्शन कर सकेगा। तो आप क्या लिखेंगे? ये होता क्या है? कोफैक्टर। ये दरअसल में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एंजाइम का क्या कहलाएगा? नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम क्या था? एंजाइम प्रोटीन था। ये क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट था। ये नॉन प्रोटीन पार्ट आके इसके साथ लग गया तो एंजाइम को इसने क्या बना दिया? एंजाइम को इसने फंक्शनल बना दिया। तो सम एंजाइम, आप क्या लिखेंगे? सम एंजाइम है
अजान हो रही है उसके बाद। ठीक है, ये देखिएगा some enzyme have non-protein, ये non-protein part इसका होगा cofactor that make the enzyme functional, that make the enzyme functional। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब मजीद चीजें देखिएगा, अगर ये कोफैक्टर हुआ तो ये पार्ट कौन सा होगा, ये प्रोटीन पार्ट है। अब जब कोफैक्टर मौजूद हो तो साथ में दूसरा जो पार्ट प्रोटीन पार्ट मौजूद हो तो इन दोनों को फिर आप अलग अलग नेम देंगे। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉन protein part of enzyme are called cofactor। बता दिया था ये नॉन प्रोटीन, while protein part called apoenzyme। क्या कहेंगे, apoenzyme। डेफिनेशन भी साथ साथ याद रखिएगा, एपोएंजाइम भी पूछ सकता है, कोफैक्टर की पूछ सकते हैं आपसे। दोनों को इकट्ठा क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, द कोफैक्टर एंड एपोएंजाइम collectively called होलो एंजाइम। क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। अगर सिर्फ नॉन प्रोटीन है तो कोफैक्टर, अगर प्रोटीन है उसके साथ तो फिर क्या कहेंगे, एपोएंजाइम। अगर दोनों हैं तो क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। अब नेक्स्ट ये देखिए, इसके साथ ये अटैच हुआ है। अगर ये सही टाइटली अटैच होगा क्या होगा, ये कोफैक्टर टाइटली अटैच होगा तो आप उसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो लूजली अटैच होगा तो आप उसे कहेंगे कोएंजाइम। नेक्स्ट क्या है, ये इसके साथ अगर if cofactor are tightly attached called
आपके पास ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम की हो गई होंगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। एक कैरेक्टर और भी है तो बहुत सारी कोशिश करते हैं जितनी हो सके। नेक्स्ट एंजाइम है हाई मॉलिक्यूलर वेट। एंजाइम का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ये एंजाइम था और किसके मुकाबले में हाई मॉलिक्यूलर वेट है? सबस्ट्रेट के मुकाबले में। मिसाल के तौर पे ये सबस्ट्रेट है तो किसमें आ किसमें फिट होना है ना। ये देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, आपको छोटा सा नजर आ रहा है, ये क्या है आपको बड़ा नजर आ रहा है। तो एंजाइम्स है हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह से नेक्स्ट एंजाइम्स आर सेंसिटिव। Enzymes are sensitive to pH, temperature, etc. ये सेंसिटिव होते हैं pH, टेम्परेचर वगैरह के ऊपर। अगर हमारी बॉडी के एंजाइम का टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो एंजाइम जो होते हैं वो क्या है अपना काम करना छोड़ देते हैं। वो कुछ खास कंडीशन होती है किस टेम्परेचर पे एंजाइम का जो है ऑप्टिमम रेट होता है, कहाँ स्लो हो जाता है, कहाँ डीनेचर हो जाते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे। ये आपके पास एंजाइम की डेफिनेशन के बाद सेकंड उसकी खसूसियात थी जो इस लेक्चर में कवर हो गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम। Types of enzyme on the base of structure। स्ट्रक्चर की बेस पर जो एंजाइम की टाइप्स हैं वो आपके पास दो हैं। एक आपके पास होती है प्रोटियो एंजाइम, या हम इसको प्रोटियोजाइम भी कहते हैं, प्रोटियोजाइम। दूसरी आपके पास होती है हेलो एंजाइम। ये आपने अभी पढ़ ली है। इसमें क्या था? इसमें आपने कहा था ये वाला जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, अगर आपको याद हो, ये प्रोटीन पार्ट था एंजाइम का और ये इसके साथ आके ये मिसाल के तौर पे ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है इसके साथ आके अटैच हो गया था। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट ये आपके पास जो है ये कहलाएगा होलो एंजाइम। और प्रोटियो एंजाइम क्या है? प्रोटियो एंजाइम ये पूरे का पूरा एंजाइम प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। द होल एंजाइम्स और प्रोटीन, ठीक है। और ये एंजाइम आपके पास होगा एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट। ये प्रोटीन पार्ट आ गया, नॉन प्रोटीन पार्ट आ गया। ये आपके पास ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर एंजाइम की टाइप्स आ गई, दैट इज प्रोटियो एंजाइम एंड हेलो एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है टाइप्स ऑफ एंजाइम ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन
of enzyme on the base of origin, on the base of origin. On the base of origin एंजाइम की दो किस्में होती हैं, दैट इज द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। कौन सी होती हैं? इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर एंजाइम और दूसरी कौन सी होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसका दूसरा नाम होता है एंडो एंजाइम। एंडो एंजाइम, इसका दूसरा नाम क्या होगा? एक्सो एंजाइम। इसकी डेफिनेशन, इंट्रासेलुलर the enzyme produced inside the cell and perform their function only inside the cell, inside the cell। मिसाल के तौर पे मैं इनकी बात करूं, ये आपके पास ये सेल है, तो सेल मिसाल के तौर पे ये एंजाइम यहाँ पैदा होगा सेल के अंदर। द एंजाइम प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, ये देखें सेल के अंदर, एंड परफॉर्म देयर फंक्शन ओनली इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर ही इसका काम होगा। इस सेल के जो भी काम करवाना है एंजाइम को अगर करना है तो इसके अंदर ही होगा। जबकि दूसरा क्या होता है? अच्छा, इसकी मिसाल आपके पास कौन सी होती है? जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम होगा, या फिर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉली, ये आइए आगे लिख लीजिएगा, आरएनए पॉलीमरेज। जबकि एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम में क्या होगा? यही होगा, द एंजाइम प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, वो भी इनसाइड द सेल ही पैदा हुए, एंड बट परफॉर्म देयर फंक्शन आउटसाइड द सेल। क्या होगा? द एंजाइम प्रोड्यूस या सेक्रीट inside the cell, but their function outside the cell, outside the cell। ये तो सेल के अंदर पैदा होंगे, स्क्रीट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, लेकिन काम बाहर आके करेंगे। मिसाल के तौर पे सेल के अंदर ये पैदा हुए, अब इनका काम यहाँ अंदर नहीं है, ये बाहर आके काम करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपके पास कौन से एंजाइम है? एमाइलेज। एमाइलेज जो है ये एक आपके पास एग्जांपल है किस चीज की? एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम की। या पेप्सिन जो आपके पास एग्जांपल है कौन से एंजाइम की? एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम की। सो आज के लेक्चर में हमने जो चीजें देखी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की खसूसियात, वो हमने पढ़ी। फिर एंजाइम की टाइप्स पढ़ी ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर। एक आपने पढ़ी थी प्रोटियो एंजाइम, दूसरी आपने पढ़ी हेलो एंजाइम। फिर उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, यानी कहां पे किस जगह से वो पैदा हो रहे हैं। तो उसमें हमने कहा कि वो सेल के अंदर ही पैदा होंगे दोनों किस्म के, बस फर्क यह होगा इंट्रासेलुलर में कि वो सेल के अंदर ही काम करेंगे वो एंजाइम, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर में वो एंजाइम सेल के अंदर तो पैदा होंगे लेकिन काम बाहर करेंगे। उसकी एग्जांपल हमने एमाइलेज या पेप्सिन वगैरह की दी, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल किसकी थी? डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की थी।
इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में उसको अपलोड कर देंगे। उसमें हम जो है वो देख लेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम।